हाय लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करता हूँ जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। और आज का जो जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उत्तराखंड का एक स्टेट एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन का संग्रह देखने को आपको मिलेगा। ध्यान से देखें। और ये जो लेक्चर आपको किसी भी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। जनरल साइंस कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होता है, समय फायदा पहुंचाए, चाहे वो रेलवे का बात करें, एसएससी के बारे में बात करें, जेएसएससी का सीजीएल के बारे में बात कर लें, सीपीओ के बारे में बात करें, जितने भी एग्जाम है एसएससी का, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सब में आपको फायदा पहुंचाएगा। और एलोंग विथ क्वेश्चन मैं भर भर के इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो काफ़ी ज़्यादा एक फ्रूटफुल आपके लिए सेशन होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। एजुकेशन मोटिवेशन आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो क्विज वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जहाँ से मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका हिंदी वर्जन नहीं था, इंग्लिश वर्जन नहीं था। तो वहाँ जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि हाँ इसको इंग्लिश बता देना चाहिए, तो मैं आपको बताते चलूँगा, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एम द्रव्यमान के कण का संवेग p है, तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। द्रव्यमान होता है आपका मास, ठीक है, तो मास उसका m है, संवेग यानी कि मोमेंटम p है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है क्या होगा। तो इसके लिए दो रिलेशन आपके पास होगा। पहला तो मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, वेलोसिटी भी। और एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है 1/2 mv²। तो ये दोनों रिलेशन को आप लोग ना इस्टेब्लिश कीजिएगा, तो यहाँ से p²/2m आ जाता है ना, तो इसको ध्यान रखें, इस तरह से यह बनता है, p²/2m आ जाएगा। देख लीजिएगा इसको, ये रिलेशन पर क्वेश्चन तो आपको जे से सीजीएल में डायरेक्ट भी आ चुका है, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो एम द्रव्यमान था और p संवेग था। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इसका p²/2m हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, जैसे कि द्रव्यमान है जिसको आप लोग मास के नाम से जानते हैं। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं भी चेंज नहीं होता है। रिलेशन होता है आप लोग को मास और वेट में, W=mg होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो W=mg होता है मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg है, चंद्रमा पर ले जाए तो कितना kg हो जाएगा, या बोल देंगे 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो ऐसा टेंडेंसी लोगों का होता है कि उसको 1/6 कर देते हैं, गलत हो जाता है वहीं पे, क्योंकि मास नहीं वेट चेंज होता है। मास कभी भी चेंज होता ही नहीं है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, जो उसमें द्रव की जो मात्रा होता है, अमाउंट होता है, उसको आप लोग मास कहते हैं। वो चाहे वह 10 kg का इंसान यहाँ पे रहे, पृथ्वी पर रहे, या फिर चंद्रमा पर रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह इतना ही रहेगा। हाँ, ये जो W है यानी कि वेट है वो चेंज होता है। तो वेट जो है 1/6 होता है। वेट को आप लोग हिंदी में, इसको आप लोग बोलते हैं भार बोलते हैं, ओके, हिंदी में। तो याद रखिएगा, वेट चेंज होता है, मास यानी कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चलिए, तो हो गया सारा चीज, सबको देख लें। टेलीविजन दैट इज टीवी, संकेतों की आवृत्ति का परास बताना है, यानी कि टेलीविजन है उसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का आपको रेंज बताना है कितना होगा। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 100 मेगा हर्ट्ज टू 200 मेगा हर्ट्ज, 10 मेगा हर्ट्ज टू 20 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁻6 ना, मेगा मतलब 10⁻6, गीगा मतलब होता है 10⁻9। इसका देखिए, अगर सर्च कीजिएगा आप लोग तो 30 इसका हर्ट्ज से ना टीवी का जो रेंज देगा वह 30 मेगा हर्ट्ज टू आपको देगा 300 मेगा हर्ट्ज। तो इतना तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको कैसे टिक लगाएं। तो 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज जो टीवी का रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो सही ऑप्शन बी चला जाएगा, क्योंकि इसमें रेंज मिल रहा है 100 मेगा हर्ट्ज टू 200 मेगा हर्ट्ज। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो ऊपर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये जो है आपका ना ऑडिएबल रेंज है, जो हम लोग जो सुनते हैं ध्वनि, वही ऑडिएबल रेंज है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को इंसान जो है सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को इंसान नहीं सुन सकता है, वो आपका अल्ट्रासोनिक हो जाता है, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे का ध्वनि होता है वो आपका इंफ्रासोनिक वेव हो जाता है, तो वहाँ यह साउंड हो जाता है, तो उसको इंसान वगैरह नहीं सुन सकता है। यही हम लोग का ऑडिएबल रेंज है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज है, इसको ध्यान रखें। देख लीजिएगा सारा चीज़ को। और जो टेलीविजन होता है, तो पता है टेलीविजन का आविष्कार कौन किए थे, जेल बियड किए थे। और टेलीविजन का जो रिमोट होता है वह इंफ्रारेड पे कार्य करता है ना, ये सब याद रखिएगा, इंफ्रारेड पे कार्य करता है, उसमें ना वेव का यूज किया जाता है इंफ्रारेड, टीवी का रिमोट में। ओके, टीवी का सिग्नल के बारे में समझ चुके होंगे। फ्रीक्वेंसी जो आप लोग देख रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट किया जाता है, वह होता है 1/टाइम पीरियड, तो इसको याद रखते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज ही होता है ना, जो कि पर सेकेंड के बराबर आता है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन माइंड में सेट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
यह थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी जानकारी साथ में दूंगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑब्वियसली ऑप्शन इसका 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पीएच मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, देखिएगा, या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आप लोग बोलते हैं ना, पोटेंज मतलब पावर होता है ना। चलिए देख लीजिए यहाँ पे पीएच जो स्केल वगैरह होता है, आप लोगों का ध्यान होगा, तो पीएच स्केल का आविष्कार किए थे ना ए सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ए सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को डिस्कवर किया गया था, एक तरह से बोल सकते हैं, या इन्वेंट किया गया था बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, इन्वेंट किया गया था ए सोरेनसन के द्वारा। और ये पीएच स्केल करता क्या है? तो कोई भी विलयन यानी कि सॉल्यूशन है तो वह एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है, उसके बारे में आपको बताता है। तो यही होता है पीएच स्केल। इसका रेंज देखिए, डायरेक्ट भी आपसे पूछते हैं, मुझे शायद याद पड़ रहा है कि शायद जेएससीसी का हो सकता है, या तो एलडीसी होगा या तो फिर एक्साइज होगा, दोनों में से किसी में ने डायरेक्ट आपसे पूछे हैं कि जो पीएच स्केल होता है उसका रेंज कितना होता है। तो 0 to 14 जो है इसका रेंज होता है। ओके, चलिए इसको देख लीजिएगा। न्यूट्रल जो है उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, उसका 7 हो गया। अगर 7 से कम आ जाए ना, 7 से कम आ जाए तो इसका हो जाएगा आपका एसिडिक का, और 7 से अगर ज़्यादा आ जाए अगर पीएच वैल्यू तो उसको बोलते हैं बेसिक का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं फिर से आज बहुत दिन के बाद जो है आज फिर से मैं बता देता हूँ कि कुछ कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उसको, या बोल सकते हैं कुछ कुछ जो पदार्थ हैं उसके जो है से पीएच वैल्यू। जैसे कि सबसे शुरुआत करते हैं स्मॉल से, तो लगभग देखिएगा 0 होता है आपका HCl का, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच वैल्यू लगभग 0 के आसपास देखने को मिलेगा। और जो हमारा पेट में जो जठर रस बनता है, ठीक है, जठर रस जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही होता है, लेकिन इसका पीएच मान जो होता है 1.2 होता है, जिसको आप लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं ना। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच मान 1.2 होगा। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही क्रम में, तो 2.2 आ जाएगा आपका लेमन का, तो लेमन का देख लीजिएगा। उसके बाद अगर देखें हम 2 के बाद आते हैं 6.5 की ओर। तो जो आपका जो टूथ डीके होता है ना, दांत का जो क्षय होने लगता है, जब आदमी लोग ब्रश नहीं करता है तो उस समय जब टूथ डीके होने लगता है तो उस समय मुंह का पीएच मान जो है 6.5 हो जाता है। 6.6 जो होता है आपको देखने को मिलेगा, जो 6.6 है वो आपको देखने को मिलेगा, ये एसिड रेन के सिचुएशन में हो जाता है, जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर और कार्बन मिल जाता है आपका इस रेन में, और जब भूमि पर गिरता है तो उसको एसिड रेन के आप लोग नाम से जानते हैं। एक चीज़ और इसको इंक्लूड कर लीजिए, जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू 6 होता है ना, फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू 6 होता है। बाकी 6 तक आ गए। 7 तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, 7 न्यूट्रल का होता है। और आगे बढ़ते जाइएगा, 10 का आप लोग 10 जो पीएच वैल्यू होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्वेश्चन आपसे बनता है। इसको बोलते हैं आप लोग MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। यह एक एंटासिड के जैसे ही होता है। अब एंटासिड होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एसिडिटी को रोक सकता है। जैसे कि मान लेते हैं पेट में इंडाइजेशन वगैरह हो गया, अपच वगैरह हो गया, तो इसको लेने पर आपको जो है से सुधार होगा। इसके जगह पर आप लोग बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। तो यही MgOH2 है, उसका पीएच वैल्यू 10 हो गया। और 14 होता है स्ट्रॉन्गेस्ट जो बेस है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में आते हैं। ये सब अल्कली का भी एग्जाम्पल है ना। चलिए, तो ये सब 14 होता है। तो इतना सारा जो है पीएच वैल्यू कम से कम याद रखिएगा। डायरेक्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको गैस्ट्रिक जूस वाले पूछते हैं, या टी नहीं है, जे है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से न्यूट्रल का तो कितना बार पूछा गया है ना, मत पूछिए। न्यूट्रल का इतना बार पूछा गया है, एंटासिड से बताया उसका क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब NaOH सबसे ज़्यादा है तो पूछ देते हैं। बाकी पीएच स्केल का रेंज जो है 0 to 14, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इतना सारा डेटा को मैं बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। डैश की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब बताइए कि इसमें जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन क्यों करता है। आपको पता होगा जो ग्रेफाइट है उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो सकता है, इसलिए आपको जनरली एडवाइस दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बोर्ड वगैरह होता है उसे पेंसिल का नोक वगैरह से छूना नहीं चाहिए, अगर दोनों तरफ से आप लोग अगर उसको जो है छील के रखें हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिए, ग्रेफाइट जो है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ना मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन्स करने का मतलब क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट और जो डायमंड देखने को मिलता है वो प्योर फॉर्म है किसका, आपको मतलब बोल सकते हैं कार्बन का, तो प्योर फॉर्म है। तो यह कार्बन से बना होता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कार्बन का वैलेंसी में 4 जो होता है, जिसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और आप लोग ये तो आइडिया होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, या तो आयन चाहिए या तो फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आयन रहेगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा, और नहीं तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में बात कीजिएगा उससे भी जो है से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया इस कार्बन के वैलेंसी 4 में, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर फ्री रह गया, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है, तो उसको जिधर मन करेगा उधर तो घूमता रहेगा। ठीक बात समझ में आ रहा है? अगर मान लेते हैं कोई किसी को रोकने वाला ना रहे, अगर उसका बंधे नहीं रहे तो वह इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है ना, आगे नाथ में पीछे पागा। तो अगर घूम रहा है इसका मतलब है कि ये अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यही इसका कारण है कि मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है, इसके बारे में ऐड रखिएगा। ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन और आएगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहां भी दूंगा, याद रखिएगा। ग्रेफाइट एंड डायमंड्स बोथ आर द प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दोनों प्योर फॉर्म होता है। एक और है जो है से आपको फुलेरिन भी है, उसको याद रखिएगा, C60 इसको बोला जाता है। फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है ना। बकमस्टर फुलेरिन एक साइंटिस्ट से केमिस्ट बोल सकते हैं अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो, वही जिसको डिस्कवर किए थे। फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाद में खोजा गया फुलेरिन को, याद रखिएगा, ठीक है। और जो प्योर फॉर्म में अगर कोई एक सब्सटेंस अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उसको आप लोग एलोट्रॉस बोलते हैं, यानी कि अपरूपता बोलते हैं ना हिंदी में। चलिए समझ होंगे, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है इसीलिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? क्लास 10th में आप लोग को एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज बोलिए डायरेक्ट दिया हुआ था, तो सबसे टॉप पे कौन का बीज है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे पोटेशियम है, सेकंड स्थान पे सोडियम आता है, कैल्शियम वगैरह सब देखिएगा। सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है Ag, देन Au एंड देन Pt, प्लेटिनम। ओके, अगर देखेंगे जो गिवन ऑप्शंस है इसमें एल्यूमिनियम का सही आंसर होगा। अब ये सब टिक क्यों लगाया हुआ? ये सब पहले का क्वेश्चन है, और सब पहले जब स्टडी किया करता था इसको मैं टिक लगा कर रखता था ताकि क्विक रिवीजन में ना मुझे ज़्यादा देखना ना पड़े। तो उस तरह से इसको कर दिया गया है, तो इसको आप लोग मैनेज कीजिए। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु होता है वो पोटेशियम होता है, सेकेंड पे आपका सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह आता है। तो जो गिवन ऑप्शन था ना उसमें एल्युमिनियम ही है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। पोटेशियम सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, इसको आप लोग बोलते हैं कैलियम और इसको नेट्रियम बोलते हैं, लैटिनियम ना। चलिए, सबसे कम अभिक्रियाशील आपको प्लेटिनम देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद सिल्वर वगैरह है। ओके, चलिए, सोडियम एक धातु ऐसा धातु है आप लोग को पता होगा, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि है ना ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिव कर लेता है। पानी के साथ भी, पानी में जो ऑक्सीजन होता है H2O में जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, उसके साथ भी रिएक्ट करके जलने लगेगा। तो इसको आप लोगों को मजबूरन केरोसिन ऑयल में डाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। इन जो मछली वगैरह को केरोसिन ऑयल में डाल दीजिएगा ना तो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो उस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो आप लोग केरोसिन ऑयल है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वहाँ पे जीव जंतु वगैरह मर जाएंगे, इसलिए उसमें हम लोग जी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आपको सोडियम है वो वाटर का ऑक्सीजन से को लेकर भी उसे रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ देंगे कि किसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा ना, बता दिया, देख लीजिएगा। सबसे यही है रिएक्टिव है पोटेशियम, और सबसे कम है प्लेटिनम। पीरियोडिक टेबल में टोटल अभी तक 118 एलिमेंट को खोज किया जा चुका है, आप लोग को आइडिया होगा, जिसमें सबसे भारी धातु आपको ओसियम देखने को मिलेगा और सबसे हल्की धातु आप लोग को लिथियम देखने को मिलेगा, लिथियम। ओके, चलिए, पीरियोडिक लॉ जो है दिया गया था किसके द्वारा? मोजले के द्वारा। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वह हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया है ना, इसको याद रख लीजिएगा। और ये एटॉमिक नंबर पे है ना, इसको याद रख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट के नाम से आप लोग जानते हैं, CaSO4 ½ सही, इसका फॉर्मूला यही होगा। ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है CaSO4 और 2H2O, ये जो आपको फॉर्मूला हुआ जिप्सम का देखने को मिलेगा ना, जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला यही होता है, तो इसको आइडिया रखिएगा। अब ये रिएक्शन ना रिवर्जिबल होता है, ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन, जितने भी फिजिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर फिजिकल चेंज होते हैं, रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं,
जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्जेबल नेचर का होता है, और केमिकल चेंज को जो है से आप लोग या केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे। लेकिन कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा भी होता है जहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक रिवर्जेबल रिएक्शन यह होता है कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे इंटू है यहाँ पे कोलन दे दिया है, आप लोग को देखने को मिलेगा इंटू रहता है यहाँ पे ½ तो अगर इसमें अगर 3/2 अगर डाल दिया जाए और रिएक्शन करा दिया जाए तो ये जिप्सम बन जाएगा। और अगेन जिप्सम को अगर हीट कर दिया जाए, इसमें वाटर मिला दिया जाए और अगेन जिप्सम को हीट कर दिया जाए तो ये वाला चीज़ बन जाएगा। तो एक रिवर्जेबल रिएक्शन यह होता है, इसको देख लीजिएगा। तो समझ चुके होंगे CaSO4 ½ इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेयर एज CaSO4 × 2H2O इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। CaSO4 ½ का यूज कहाँ करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर के द्वारा जो हड्डी वगैरह किसी का अगर ब्रेक हो जाता है या अपने पोजीशन से हट जाता है तो उसको सही स्थान पर जो है से लाने के लिए और उसको प्लास्टर कर दिया जाता है तो वो अपना सेट हो जाता है। तो अब सही स्थान पर बैठाने के लिए यूज करते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। देखिएगा बहुत सारा कोई ढांचा वगैरह होता है, मोल्ड वगैरह बनाने के लिए आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और सीमेंट में आप लोग देख लीजिएगा ये जिप्सम मौजूद रहता है ना। सीमेंट जो होता है क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्ले देखने को मिलता है और जिप्सम वगैरह से ऐसे सीमेंट वगैरह बनता है। उसी के चलते सीमेंट जल्दी नहीं जमता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपको तुरंत जम जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि ना ज़्यादा समय नहीं देगा आपके पास, ठीक है, 2-3 मिनट में वो जैसे तुरंत जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन सीमेंट को देखते हैं नहीं जमता है, तो उसमें जिप्सम पाया जाता है, दैट इज भाई जल्दी वो जमता नहीं है। तो कुछ कुछ आइडिया रखिए। NaCl में उपस्थित रासायनिक बंध है। सबसे पहले देख लीजिए जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होता है, यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन से कंपाउंड बनता है, उसमें आप लोग को देखिएगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है ना, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको सोडियम क्लोराइड में एक बंध यानी कि वही बॉन्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह का बंध पाया जाता है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यह जो आपको सहसंयोजक बंध है ना, यही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वगैरह होता है। इसमें NaCl में आयनिक बंध पाया जाता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। यह आयोनिक बॉन्ड आखिर काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा पढ़िए। आज मैं भी आज आराम से ही लेक्चर बना रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो कितना हो गया, 2, 8, 10 और 1, 11। इसका बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसका क्लोरीन था, क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका अगर किया जाए तो 2, 8, 7 हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना आ गया, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, वैलेंसी इसका 7 हो जाएगा। तीसरे से देख सकते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका 7 हो जाएगा। वैलेंसी इसका निकालने के लिए अगर 4 या 4 से ज़्यादा आ जाता है तो 8 में से आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी इसका 1 आ जाता है। तो इस तरह से अगर देखते हैं, अगर रिएक्शन आप लोग करवाइएगा तो Na के पास आप लोग को बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास जो है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मांगता है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसको बॉन्डिंग मांगता है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसके पास भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल यानी कि 7, 8 हो गया, और इसका भी यहाँ से निकल गया तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल। तो इस तरह से NaCl बनता है। और आपको तो पता हो कि जितने भी मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लिया वहाँ पे माइनस साइन चढ़ जाता है। तो Na+Cl- इस तरह से कंपाउंड बन गया। तो ए जो है आपको देखने को मिलेगा एक आयोनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो डेफिनेशन आयोनिक कंपाउंड का निकल कर ये आता है कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल पर ही जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि नॉन मेटल के पास तो जब देखिएगा तो वहाँ से ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकता है जनरली ना। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। मुझे लगता है डिटेल में आपको समझा दिया। NaCl यही आपका खाने का नमक वगैरह है ना, इसको याद रखिएगा। बाकी सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का नमक इसको बोला जाता है, सिंपली नमक बोला जाता है। जो NaCl का जो बोला जाता है कि जो जलीय विलयन होता है, या बोल सकते हैं कि जो वाटर सॉल्यूशन होता है, उसको आप लोग ब्रीन के नाम से जानते हैं ना। वाटर सॉल्यूशन ऑफ जो साल्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रीन के नाम से जानते हैं ना। चलिए, दांतों में पाए जाने वाले इनेमल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दांत देखिए, दांत जो होता है सबका जो इनेमल होता है वह सबसे जो है से बॉडी में जो है सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कठोरतम पदार्थ है आपका बॉडी में, लेकिन सबसे पहले ये भी टूटता है, ठीक है। तो दिल के बाद सबसे ज़्यादा टूटने वाला चीज़ यही है ना इंसान में।
तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इनेमल का फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम यहाँ पे फ्लोराइड देखने को आप लोग को मिल रहा होगा। तो देख लीजिएगा यही होता है। दांत में तो आपको पता होगा हड्डी वगैरह में कैल्शियम फास्फोरस सब फ्लोरीन वगैरह फ्लोराइड वगैरह पाया जाता है। तो उसी से दांत का एनिमल बनता है। यह आपका बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे मसल्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो जबड़ा का मसल होता है वह सबसे मजबूत मसल होता है। अब यहाँ पे CA3 के पहले यहाँ पे 3 क्यों लगा हुआ उसके पीछे कहानी छोड़िए, मत जानिए, फार्मूला याद रख लीजिएगा। ओके चलिए, बहुत लंबा कहानी है इसके पीछे 3 के। फार्मूला इसका सही यही होगा ना, देख लीजिएगा, 2 वाला नहीं होगा। इनेमल इसी से बना होता है। दांत वगैरह हड्डी वगैरह में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। सही फार्मूला कैल्शियम फास्फोरेट कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह हो जाएगा इनेमल। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पॉलीमर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन समझते हैं। नॉन स्टिक बर्तन वैसा बर्तन होता है, बोल सकते हैं, जो कि जल्दी ना आप लोग देखने को मिलेगा उसमें चिपकता नहीं है। जैसे कुकर वगैरह का हैंडल वगैरह देखे होंगे, वो गर्म होता है कुकर, लेकिन कुकर का जो हैंडल होता है वो उसमें चिपकता नहीं है। बाकी अगर दूसरा अगर जैसे मान लेते हैं कि डेली आप लोग जो पॉली बैग यूज करते हैं, अगर उसको बांध कर रखेंगे, हाँ उससे हाथ ना जले, तो कुछ देर में जो है ना वो पिघल जाने वाला है, उसका कहानी समाप्त हो जाने वाला है। तो यही होता है, नॉन स्टिक बर्तन वगैरह आप लोग उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जल्दी वह जलता नहीं है। तो किससे बनता है यह, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, शॉर्ट में इसको PTFE बोलते हैं ना, मैं लिख के भी यहाँ रखा था। इसका फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन ना, इसको ध्यान रखें। फुल फॉर्म यह देखिएगा PTFE, अगर फुल फॉर्म पूछ दें तो बोल दीजिएगा कि पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन इसका फुल फॉर्म होता है। PBC पूछते हैं जो इसका जो है मोनोमर क्या है, तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो यह विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर होता है। एक क्वेश्चन और आने वाला है, तो देख लीजिएगा, यही है नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए आप लोग PTFE का यूज करते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का यूज किया जाता है, ध्यान रखें। पॉलीथीन तो इथेन से बनता है, स्टाइरिन से बनता है। बेकलाइट एक संघनन बहुलक है। बेकलाइट करें, देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछता है बेकलाइट। फिनॉल और क्रेप्टोलैक्टम से आपको देखने को मिलेगा, क्रेपोलैक्टम से फिनॉल या फिर फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड और थैलिक अम्ल का, फॉर्मल्डिहाइड तथा एथिलीन ग्लाइकोल का, किसका एक बहुलक है आपको देखने को मिलेगा बेकलाइट। सही आंसर इसका बी हो जाएगा ना। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि इसको बोलते हैं आप लोग मीथेनॉल ना, फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनॉल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो HCHO वाला है, ठीक है, कैसे केमिस्ट्री वाले, सही है ना, HCHO। उसके बाद फिनॉल का फॉर्मूला अगर देखिएगा तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बनाए आप लोग, तो अगर इस तरह से मैं बॉन्ड ऐसे बना दूँ इसका स्ट्रक्चर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इस तरह से फिनॉल बन जाता है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर से जो है आपको बनेगा बेकलाइट। ओके, तो उसी का एक बहुलक होता है, इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब बेकलाइट का आप लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो देखिए जो बेकलाइट होता है एक तरह का ना इंसुलेटिंग मटेरियल बन जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका स्विच वगैरह बनाने में कर सकते हैं, अलग अलग तार वगैरह जो होता है मतलब बोर्ड वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो जहाँ भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह बनाना हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है बेकलाइट वगैरह का। ठीक है, समझ चुके होंगे। ऑप्शन में इसका बी होगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यही होता है, आपको देखने को मिलेगा मिथेनॉल होता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विषैली गैस है, इनमें से विषैला गैस कौन सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है से बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक लगाया हूँ, ए पे बोल रहा हूँ भी ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक विषैली गैस के एग्जांपल में आता है। कल एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर जो धुआं होता है उससे इंसान मर कैसे जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड से मृत्यु कैसे हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से मृत्यु होने का पहले तो दो कारण आप लोग हो सकता है, या आप लोग को सीधे ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलने के बाद करता क्या है कि जो आपका हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन, तो उसका फ्लो को जो है रोक देता है। तो आपको पता होगा कि अगर ऑक्सीजन वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट अगर नहीं जाएगा तो फिर इंसान कैसे जिंदा रहेगा, तो मृत्यु हो जाता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के सप्लाई को भी आपको जो है बाहर से रोक देता है। तो इस दो सिचुएशन में जैसे इंसान का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन आप लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग छोड़ते हैं। यही एक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही डेंजरस गैस है। चलिए कुछ और चीज बताता हूँ। CO+H2 से मिलकर ना आपको वाटर गैस बनता है। अगर CO को साथ अगर H2 बना दिया जाए तो यह वाटर गैस बन जाता है, और अगर CO के साथ अगर N2 आप लोग मिला दें तो यह बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होगा या फिर प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होगा। तो CO+N2 प्रोड्यूसर गैस और CO+H2 वाटर गैस। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, H2 है इसका मतलब वाटर हो जाएगा। ठीक है,
अब वही क्वेश्चन था जो कि पहले था, और यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ऐड करूँगा। इजी क्वेश्चन में भी मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ऐसे ही आपका टाइम पास नहीं कर दूंगा कि हाँ चलिए भाई कौन अधातु है तो ग्रेफाइट लगा के चलेगा। देखते हैं कौन सा अधातु जो है से विद्युत की सुचालक होती है। आंसर इसका ग्रेफाइट हो गया। जितने भी अधातु हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट ही देखने को मिलेगा सुचालक है, इसको आइडिया आपको जरूर रखना है। ग्रेफाइट जो है सही तरह का मैं बता चुका हूँ कि यह कार्बन का प्योर फॉर्म है, एक अप्रूव का एग्जाम्पल में आता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। यह ग्रेफाइट अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह का रॉक है तो आपका क्या आंसर होगा? ग्रेफाइट जो है से किस तरह का रॉक है अगर पूछूं तो क्या आंसर होगा? ग्रेफाइट जो है से एक तरह का आपको मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, यानी कि इसको आप लोग हिंदी में रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। और ये जो आप ये बनता किससे है तो यह बनता है कोल से। कोल से बनता है। कोल पर जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तब जाकर वह डायमंड या और जो है से ग्रेफाइट वगैरह कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से कोल किस तरह का चट्टान हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ की हीट और प्रेशर जब पड़ने के बाद इस तरह जो चट्टान फॉर्म होता है उसको आप लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो वह किससे बनता है? तो वह सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, अवसादी चट्टानों से बनता है। इसका मतलब जो कोल है आपको एक अवसादी चट्टान से है, चट्टान नहीं है ना, कोयला है लेकिन वह चट्टान ही है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। ग्रेफाइट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देना था तो समझ लीजिएगा। यह कार्बन से बनता है, यह कार्बन से बनता है जो हीट और प्रेशर के जो कांटेक्ट में आता है तो, और यह एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। हिंदी में इसको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। चलिए एक मैं और बताता हूँ। एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसका नाम है ब्रोमीन ना। एक ऐसा धातु जो कि लिक्विड स्टेट में है उसका नाम है ब्रोमीन, Br ना, ब्रोमीन। चलिए ब्रोमीन ग्रुप 17 एलिमेंट में आएगा ना, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 3.2 इंटू 10⁻19 जूल, 1.602 इंटू 10⁻−19 जूल, माइनस है बाकी ऑप्शन नंबर सेम सही है या फिर कोई नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1.602 इंटू 10⁻−19 जूल होता है। अगर आप पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सर किसका यूनिट है तो आप लोग अगर देखेगा वोल्ट लगा दीजिएगा, सोचिए गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है से आपका एनर्जी का यूनिट हो जाएगा, ऊर्जा का यूनिट होगा। जिस तरह से छोटा क्लास में आपको कन्फ्यूज कराया जाता था ना कि लाइट ईयर किसका यूनिट है तो ईयर का, तो गलत हो जाता था। वह एक डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट ईयर और पारसेक डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1.6 इंटू 1.6 बोल सकते हैं, 0.2 का कुछ महत्व भी नहीं रहा है। 10⁻−19 जूल यह है। बाकी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ओके ना, -19 कूलम। पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आज। -19 कूलम होता है, और यह माइनस चार्ज अगर लग जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें नेगेटिव पार्टिकल तो ना, याद रखें। कूलम चार्ज का यूनिट होता है। करंट का एम्पियर। वर्षा की छोटी बूंदों का आकार गोल होता है क्यों? संयंत्रता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण या फिर गुरुत्व के कारण? ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्षा की जो बूंद का आकार होता है वह सरफेस टेंशन के कारण जो है से आपको गोल देखने को मिलता है ना, सरफेस टेंशन के कारण होता है। विस्कोसिटी वगैरह, संयंत्रता विस्कोसिटी वगैरह होता है, अलग अलग फ्लूइड में लगता है, आप लोग का आइडिया होगा थोड़ा बहुत। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? यह तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह होता है ना, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और गुरुत्व आपको पता होगा क्या होता है, गुरुत्व बल वगैरह किसी पर लगता है तो वही आप लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह। ओके, इसको आइडिया रखिएगा। एक इसके बीच रिलेशन होता है गुरुत्व बल के बारे में अगर चर्चा करें तो। सरफेस टेंशन में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सरफेस टेंशन पे आज एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपको, और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गुरुत्व है इसके बारे में देख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू होता है G/m/r²। G/m/r² होता है। r जो है दो अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है या छोटा कोई ऑब्जेक्ट इसका मास m है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आप लोग r बोलते हैं ना, ये छोटा मास m है। इस तरह से होता है। g का वैल्यू देखिएगा तो 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। g का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, इसका आइडिया रख लीजिएगा। अगर यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से तो न्यूटन हो गया, यहाँ से रेडियस है तो मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और mm जो है यानी कि kg स्क्वायर जाएगा तो पर kg स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट देख लीजिएगा, डायरेक्ट भी आपसे ना पूछ सकते हैं। तो सरफेस टेंशन के कारण जो है बारिश की जो बूंदें होती है, वर्षा की बूंद, वह जैसे गोल आकार की होती है। क्वेश्चन एक सरफेस टेंशन पे और आएगा।
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध क्या है? ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी दे देते हैं कि जो है से कन्वर्ट कीजिए, और नहीं तो कभी कभी रिलेशन ही पूछ देते हैं। तो यहाँ से रिलेशन ही आपसे पूछ दिया गया है, तो आइडिया अगर होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। तो देखिए मैं जो याद किया था, मुझे याद था एफ इज इक्वल टू होता है 9/5 C + 32। मैं याद किया था इसको 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32, अगर डिग्री सेल्सियस अगर लगा लें तो ओके। तो इतना इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिएगा तो इधर +32 आकर ऐड हो गया और प्लस में यहाँ पे 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। ओके, ठीक है, तो 9 यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे 5 चला गया एफ के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 9 अगर डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है तो वह जो है से 5 टाइम्स जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32 के बराबर होगा। तो यही इसका सही रिलेशन होगा। और मैं तो बता दिया कि अगर याद रखना होगा तो एफ इज इक्वल टू 9/5C + 32 होता है। 9th क्लास में शायद आप लोग इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े होंगे, 9/5C + 32 ना। चलिए, आंसर इसका बी हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का वह क्या होता है? केल्विन होता है ना। चलिए, और 1 केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है? मतलब केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड कर देते हैं उसमें ना, सेल्सियस में, तब जाके आपको कन्वर्ट हो जाता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछते हैं कि आदर्श यानी कि आइडियल जो एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है 100, और एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है 100, दोनों डायरेक्ट पूछते हैं आपसे। आदर्श जो एमीटर होता है यानी कि आइडियल एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह जो है 0 होता है, और जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा, आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस जो है आपको देखने को मिलेगा अनंत यानी कि इनफाइनाइट होता है ना। चलिए, इसको देख लीजिएगा, आइडियल वोल्ट मीटर का अनंत और आइडियल एमीटर का होता है आपका 0। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हिसाब से पूछते हैं। एमीटर क्या करता है? एमीटर जो है से करंट यानी कि आई को जो है से मापता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं आप लोग। और जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज नापता है, और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। न्यूमेरिकल इस पर भी डायरेक्ट आपसे दे सकते हैं, तो फॉर्मूला को साथ में इसीलिए बताते चल रहा हूँ ना। चलिए, और प्रतिरोध का साइन क्या होता है? प्रतिरोध का साइन ओम होता है। इस तरह का साइन आप लोग देखे होंगे, ओम होता है। V इज इक्वल टू IR है ना, तो वहीं से पता चल जाएगा आपको, R यही रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। किस भौतिक घटना की व्याख्या के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, पता होगा, 6 क्षेत्र में, जिसमें एक फिजिक्स भी आता है। तो सर सीवी रमन जो है से इंडियन एक साइंटिस्ट थे। अभी तो फिजिसिस्ट आप लोग बोलेगा क्योंकि यह फिजिक्स रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इनको जो है से नोबेल पुरस्कार जो है से किसके लिए दिया गया था, किस भौतिक घटना के लिए? तो ये देखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, अंग्रेजी में इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आप लोग नाम से जानते हैं। तो ये रमन इफेक्ट दिए थे ना, इनका जो रमन इफेक्ट जो है से फेमस है, तो रमन इफेक्ट के लिए जो है से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ध्रुवन आपको पोलराइजेशन होता है, आप लोग पढ़े होंगे 12 वगैरह में। व्यतिकरण भी इंटरफेरेंस होता है। विवर्तन होता है, आपको देखिएगा ये होता है डिफ्रैक्शन होता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं। प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। टिंडल इफेक्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल्स होता है, मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर होता क्या है कि अगर लाइट रे इस पर पड़ता है, लाइट रे अगर पड़ता है इस पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइट रे को यह जितना हो सकता है एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जिसका पेट भर जाता है तो ये लाइट रे को फिर से इमिट करना शुरू कर देता है। तो लाइट रे को इमिट करता है और जो है हमको दिखने लगता है कि हाँ कोई पार्टिकल वगैरह है, तो इसी को आप लोग प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कहानी इसका होता है। इंटरफेरेंस वगैरह से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो साबुन वगैरह का बुलबुले के में अलग अलग कलर दिखता है वो किसके चलते होता है? तो व्यतिकरण के चलते होता है। अंग्रेजी में इसको इंटरफेरेंस के नाम से आप लोग जानते हैं। सीवी रमन एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कीजिएगा तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इनका देखिएगा रमन इफेक्ट की खोज कब किए थे? रमन इफेक्ट का देखिएगा 28 फरवरी 1928 में जो खोज किए थे। तो इसीलिए जो है से 28 फरवरी को आप लोग नेशनल साइंस डे बनाते हैं ना। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है से मनाते हैं आप लोग। और 1930 में देखिएगा इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, यही रमन इफेक्ट के लिए ना। कुछ चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लूटो को भी 1930 में ही खोजा गया था ना, 2006 में हटा दिया गया था। यह क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के बारे में बात किया जा रहा है, पृथ्वी के परितः यानी कि चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है। इसकी चाल चाल यानी कि वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है या स्पीड के बारे में बात बोल सकते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक वेक्टर और स्केलर का अंतर है। तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है। तो इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, जो देखने को मिलेगा कक्षा के सभी बिंदुओं पर समान होगी, यानी कि जो चाल होगा सब जगह समान होगा। अब जो है निकट आने पर इसका चाल है अधिकतम होगा, दूर जाने पर चाल अधिकतम होगा। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करते हुए लगातार बढ़ती या घटती रहेगी। क्या होगा? लगातार जो है घटती या बढ़ती रहेगी। तो ये क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी के जो निकट होगा ना उसके आने पर जो है ओके, उसके निकट आने पर जो है सो वह जो है अधिकतम होगा। यह क्यों होता है? और ऑप्शन नंबर डी को मैं क्यों काट दिया इसको ध्यान दीजिएगा, बता देता हूँ। जो उपग्रह का द्रव्यमान वगैरह होता है उसको देखिएगा, उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। पृथ्वी भी कोई चीज़ को अगर अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करता है जीव वगैरह, तो आपको पता होगा कि उसके मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली में, वहाँ से गैलीलियो गैलीली क्या किए थे? लॉ ऑफ फ्री फॉल कौन दिए थे? गैलीलियो गैलीली। तो वहाँ से 5 kg का एक ऑब्जेक्ट को, एक 10 kg का ऑब्जेक्ट को वहाँ से गिराए थे। तो दोनों सेम टाइम वहाँ पे जमीन पे गिरा था। उसका रीजन यही है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो उसका जो है मास जो है पर डिपेंड नहीं करता है ड्यू टू ग्रेविटी। वह अब जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास वगैरह पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो उपग्रह का द्रव्यमान बोला गया था, इसीलिए इसको जैसे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। ओके, तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर डी को मैं काट दिया था। आइए अब देखते हैं कि इसका अधिक होने का रीजन क्या है। सबसे पहले तो इसको मैं फार्मूला दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में जो सैटेलाइट का वेलोसिटी होता है अराउंड अ प्लैनेट, तो वह ये होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ के चारों ओर या कोई भी प्लैनेट के चारों ओर कोई अगर उपग्रह घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी घटते बढ़ते ऐसा क्यों रहता है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में कि जो इन लोग का जो रास्ता होता है पूरी तरह से जो है सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्टिकल पाथ होता है। तो आपको पेरिहिलियन और अपेहिलियन की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि ओके, कि जो है कम जो है ज़्यादा दूर, सबसे कम निकट होता है और सबसे ज़्यादा दूर होता है। पेरिहिलियन और अपेहिलियन समझे होंगे, आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ पे पेरिहिलियन और अपेहिलियन की सिचुएशन को अगर कंसिडर करें तो जब सबसे निकट आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस समय क्या होगा, इसका हाइट जो है यानी कि जो पृथ्वी के एबव जो है इसका तो ऑर्बिट वगैरह जो भी होगा यहाँ से जितना भी इसका हाइट हो जाए, तो पृथ्वी के ऊपर से हाइट कुछ होगा इसका, तो हाइट जो है यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा कम हो गया, फिर बढ़ गया, इस तरह से घटते बढ़ते रहता है। तो इस हाइट के घटते बढ़ने के चलते जो है से वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से अगर वेलोसिटी बड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे मतलब ये वाला क्वांटिटी कम होगा, नीचे वाला, और जब नीचे यानी कि डिनोमिनेटर कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब निकट आएगा, फिर समझ लीजिएगा, जब ये सैटेलाइट जो है मतलब ये सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है तो ये नज़दीक सिचुएशन में यहाँ पे आया तो इसका एच यहाँ पे क्या है, एच कम है, और यहाँ जाने पर ये जो एच बड़ा है, तो एच डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो क्वांटिटी को कम कर देगा, तो क्वांटिटी को यह जो है कम कर देगा तो स्पीड है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो है छोटा होगा तो ये वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इसको अंडरस्टैंड आपको आराम से हो जाएगा कि क्यों जो है निकट आने पर इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। जी तो आपको बताया था क्या था, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यह कहीं भी चेंज नहीं करता है। एम जो है आपका मास ऑफ अर्थ है जो कि लगभग 6 × 10⁻24 kg आएगा। ये जो है आपको देखने को मिलेगा। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर इसका सी बी आंसर हो गया, तो देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। परम शून्य ताप पे ताप क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट आपको जीरो टेम्परेचर पूछा गया है, क्या होता है। तो देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर ना बहुत सारा जो एक्टिविटी वगैरह होता है, जो एक्टिविटी वगैरह बोल सकते हैं कि जो भी कोई अगर पदार्थ वगैरह का जितना भी एक्टिविटी होता है सब जो है पूरी तरह से स्लो हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको परम शून्य ताप के नाम से आप लोग जानते हैं। वह जो परम शून्य ताप है वह -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर आप लोग को एक पता होगा कि केल्विन को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, केल्विन से अगर केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इतना प्लस होता है डिग्री सेल्सियस, जितना टेम्परेचर आएगा उसको आपको ऐड कर लेना है। ओके, ये सिंपल सा कहानी होता है। तो अगर इसमें डिग्री सेल्सियस को अगर मैं हटा दूँ तो यह कितना हो जाएगा, तो यानी कि केल्विन में यह 0 हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर में अगर ऑप्शन आपको दें कि
कि परम शून्य ताप पे कौन है और वहाँ पे डिग्री सेल्सियस न देकर केल्विन में दे दें तो केल्विन में वह जो है से आपका 0 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में कितना होगा आप लोग बताइए, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मुझे तो याद है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो कन्वर्ट करना कोई फॉर्मूला लगा लीजिएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो यह हो जाएगा आपका 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना आ जाएगा ना फ़ारेनहाइट में। इसके सब पहले माइनस लगा दीजिएगा, तो इतना जो है से -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट यह फ़ारेनहाइट में जो है से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन में 0 केल्विन होगा ना, तो 0 केल्विन अगर ऑप्शन में हो तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस होना चाहिए, प्लस वाला ऑप्शन को आप लोग कंसिडर नहीं करना है, माइनस होगा तभी वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाएगा। टेम्परेचर का यूनिट अगेन केल्विन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती? अब बताइए कि कौन सा ये घटना नहीं हो सकता इसमें? परावर्तन होता है, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवन। यह जो आपको देखने को मिलता है ध्रुवन, यह जो है ध्वनि तरंग में नहीं हो सकता है। ध्रुवन यानी कि अंग्रेजी में इसको पोलराइजेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। विवर्तन बताया था, डिफ्रैक्शन होता है। परावर्तन तो आप लोग पता होगा कि परावर्तन ध्वनि में हो जाता है, आप लोग कितनी बार सुने होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर परावर्तन करना होता है साउंड सुनने के लिए तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 मीटर कम से कम लगभग दूरी होना चाहिए। तो पता है ना 70.2 के आसपास शायद होता है, तो 17.2 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप लोग अपना ध्वनि को सुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो साउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक तरह का कैसा वेव है? एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंतर्गत आता है। यह जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इस पर, इसीलिए मैं बार बताता हूँ कि प्रेशर पर यह डिपेंड नहीं करता है। ध्वनि का वेग जो है सॉलिड यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। अगर एयर में कंसिडर कीजिएगा तो उसका जो है लगभग देखिएगा 332 मीटर जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका स्पीड होता है मीटर पर सेकंड में। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आसपास लीजिएगा तो 344 मीटर पर सेकंड के आसपास चला जाता है। तो टेम्परेचर घटने बढ़ने से ना ध्वनि का स्पीड जो है घटने बढ़ने लगता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्रेशर पर यह डिपेंड नहीं करता है। ध्रुवन जो है से ध्वनि में नहीं देखा जा सकता है, बाकी सारा फेनोमेना आप लोग ध्वनि का देख सकते हैं। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, इसके आयामों का अनुपात क्या होगा? इंग्लिश वाले थोड़ा सैड है क्या? इतना सारा तो इंग्लिश बता दे रहा हूँ, तो इसमें सैड होने की क्या बात है? तो दो तरंगों की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के बारे में बोला जा रहा है कि इंटेंसिटी का रेशियो जो है 25:16 है, उसका आयाम यानी कि आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है। बताइए कितना ईजी है। इसका एक रिलेशन होता है कि जो भी आप लोग देखिएगा जो इंटेंसिटी होता है, तो इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है I1/I2 इज इक्वल टू जो होता है, या बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है ना वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको आयाम पूछा है यानी कि एम्पलीट्यूड पूछा है, तो अगर मैं यहाँ से सिंपल्स बताऊँ कि A1/A2 अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी I1/I2 लिखा हुआ है, छोटा I1 लिखा हुआ है, तो इसका रूट नहीं हो जाएगा, और रूट हो जाएगा तो 25 अगर 16 है तो इसका कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। दैट इज 5:4 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में इसका बी चला जाएगा। समझ गए? सिंपल सा फॉर्मूला था। लोगों को लगता है ना कि न्यूमेरिकल दे दिया तो बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम ईजी होता है। न्यूमेरिकल देखे तो लोग भागते हैं, लेकिन यहीं से तो मार्क्स उठता है, एकदम आसान होता है। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखें। क्वेश्चन ये अच्छे लेवल का है, यूके में आपको बताया था कि पूछा गया है उत्तराखंड में, तो ये आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे सीजर वाले थोड़ा सा ना कान खड़े करके सुना कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है ना उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ना पास डेट उठा कर देख लीजिए, क्वेश्चन कितना गजब टाइप से पूछता है। तो जो भी देखिए मुझसे जो बन रहा है ना जनरल जो नेचर का जो क्वेश्चन है, और मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं जिससे न्यूमेरिकल वगैरह बन सकता है। मैं अब तक के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो ध्यान से देखा कीजिए। जब एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ कि व्हेन an impure substance is mixed in a pure semiconductor then its conductivity is। यही बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि अर्धचालक में है यानी कि एक सेमीकंडक्टर है, शुद्ध है, उसमें अगर अशुद्धि यानी कि कोई अगर इम्प्योरिटी अगर आप लोग मिलाते हैं तो उसका जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वह क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या फिर शून्य हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इस प्रोसेस को आप लोग डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। और डोपिंग नहीं है आप लोग जो नाडा वाडा वगैरह चलता है वह डोपिंग नहीं है। यहाँ पे डोपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी अशुद्ध यानी कि इम्प्योर मटेरियल को जो है से किसी सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है। जैसे आप लोग डायोड वगैरह जब पढ़े होंगे क्लास 12 वगैरह में, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड आया होगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़े होंगे, आर्सेनिक जर्मेनियम वगैरह का कॉन्सेप्ट वगैरह। तो वहाँ पे जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं। अब ध्यान समझिए, प्योर वाटर आप लोग पढ़े होंगे, जो आश्रित जल होता है प्योर वाटर, क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि उसमें आयन होता ही नहीं है। लेकिन जब इसमें अशुद्धि यानी गंदा जल होता है तो उसमें बहुत सारा आयन्स वगैरह मिल जाता है। आपको पता होगा मिट्टी वगैरह में क्या होता है, मिट्टी वगैरह में बहुत सारा आयन्स वगैरह पाया जाता है, मेटल वगैरह का कण वगैरह पाया जाता है बहुत सारा, तो उसमें आयन होता है, तो तब वो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो उसी तरह कोई एक अशुद्ध पदार्थ अगर मिलाया जाता है तो अर्धचालक की चालकता जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसमें जो है कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है, जो मटेरियल है उसके बीच में आयन वगैरह चला जाता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह का फ्लो आराम से हो जाता है। समझ गए? चलिए, आंसर इसका ए हो गया। फोटोन का विराम द्रव्यमान है। फोटोन का देखिए आपसे विराम द्रव्यमान पूछा है, ठीक है, रेस्ट मास आपसे पूछा है ना, रेस्ट मास ऑफ फोटोन पूछा, अंग्रेजी वाले समझ लीजिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन आपसे पूछे हैं, तो आपको पता होगा रेस्ट मास इसका शून्य होता है। फोटोन क्या होता है? एक मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल होता है, आप लोग पढ़े होंगे इसको, आप लोग मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल होता है, जो आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 2000 सॉरी क्या कर रहा हूँ 1921 में मिला है, ठीक है। तो इससे इसको प्रूव किया जा सकता है। फोटोन का आप लोग अगर वेग पूछ दें, ठीक है, तो फोटोन का वेग लाइट के वेग के बराबर होता है, यानी कि सी के बराबर होता है। तो सी कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैनेज कीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा स्पीड, देख लीजिएगा, यही फोटोन का रेस्ट मास होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, एक आइडियल गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है केवल किस पर करता है? ध्यान दीजिए, जो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पहले भी डिस्कस किया था, बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ और एवोगाड्रो लॉ से आप लोग निकालते हैं इसको। तो आइडियल गैस का जो आंतरिक ऊर्जा है वह किस पर डिपेंड करता है? दाब पर, आयतन पर, ताप पर, या फिर अणु के आकार पर? सिर्फ और सिर्फ ये जो है आंतरिक ऊर्जा यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वह जैसे ताप पर डिपेंड करता है। इन लोगों को अगर कोई भी एक गैस वगैरह होता है, आइडियल गैस वगैरह, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको आप लोग इक्वेशन को जो फॉलो करेगा उसी को आइडियल गैस बोलते हैं। तो जो आंतरिक ऊर्जा यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वह सिर्फ और सिर्फ ताप पर होता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उनका जो मोशन होता है वह बढ़ जाता है। जैसे आपको पता होगा गैस वगैरह आप लोग गर्म करते हैं तो ऊपर उठने लगता है, पानी गर्म कीजिए भाप बना ऊपर उड़ गया, क्योंकि बस एनर्जी आ जाता है, एनर्जी आता है तो वो भागने की कोशिश करता है तो ऊपर में चला जाता है। तो ताप पर यह डिपेंड करता है। ब्राउनिन मोशन का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे ना, कि पार्टिकल वगैरह जो है इधर उधर मोशन करता है रैंडम में, तो उसको ब्राउनिन मोशन कहा जाता है। तो उस केस में जब हीट किया जाता है तो गैस का जो पार्टिकल होता है ना वो भी ब्राउनिन मोशन में ही चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे जो फिजिक्स वगैरह से होंगे डिटेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताप यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है। द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा जो लाइट के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं तो उसका डुअल नेचर होता है। एक होता है आपका पार्टिकल नेचर भी होता है, उसका वेव नेचर भी होता है, दोनों को प्रूव किया गया है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जो वेव पार्टिकल जो आप लोगों को सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वह कौन दिए थे? तो उनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आप लोग वेवलेंथ भी पढ़े होंगे ना। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है उसको आप लोग आर, यहाँ पे आर जो दिख रहा है इसका वैल्यू याद रख लीजिएगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है ना, इसका याद रख लीजिएगा। यह जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, यूनिट याद रखिएगा, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। हाँ, तो बात कर रहे थे यहाँ पे द्रव तरंग सिद्धांत, यानी कि आपको बोल सकते हैं एक तरह का द्रव है ना, तो यानी कि पार्टिकल जो है वेव थ्योरी के बारे में, तो यह डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। तो इसको आइडिया जरूर रखें, डी ब्रोगली के द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा जो है प्रूव किया गया था कि ये जो है आपको देखने को मिलेगा, एक वेव नेचर भी फॉलो करता है और पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
भारी नाभिकों का संलयन, हल्के नाभिकों का संलयन, हल्के नाभिकों का विखंडन या संलयन और विखंडन दोनों। देख सकते हैं ऑप्शन कितनी तरह से सिमिलर दिए हैं। बस नाभिकों का संलयन तो होता है, लेकिन अब भारी में और हल्के में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हल्का नाभिक जो है से मिलता है और जाकर जो है से नाभिकीय संलयन होता है। अंग्रेजी में इसके न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है, तब जाके जो है से सूर्य की ऊर्जा जनरेट होता है। जैसे पता होगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटम मिलता है और हीलियम एटम जो है से बनता है और जो है से उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी वगैरह रिलीज होता है। तो ये सारा कहानी है। बाकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह आप लोग देखे होंगे, जितना भी काकरापार गुजरात में है, कुंडकुलम तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कैगा कर्नाटक वगैरह में, तो ये सब जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह आप लोग को देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो है से आपको न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है ना से चेन रिएक्शन बन जाता है फ्यूजन, इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि हाइड्रोजन बम वगैरह न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही होता है, तो इसको याद रखिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर इसको कर लें तो हम लोग को तो पता है कि अगर यही संभव अगर हो गया तो एनर्जी का जितना जो प्रॉब्लम है, रात भर आप लोग पंखा झेल रहे हैं, तो वो झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये सारा कुछ कुछ कहानी होता है। हाइड्रोजन को आप लोग भविष्य के ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जानते हैं, और प्लेटिनम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है ना, इसको याद रख सकते हैं। रफली बोलते हैं 14.9 जो है से 14 करोड़ ना जो है से 90 लाख के आसपास आता है, तो उसको आप लोग ले लेते हैं 15 करोड़ लगभग। एक हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। यदि विद्युत शक्ति 1000 वाट हो तो इसके फिलामेंट पे बहने वाली धारा होगी। सिंपल सा कहानी है, बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल देख के लग रहा हो कि हार्ड है, लेकिन ये बहुत इजी है अगर फॉर्मूला याद हो। 220 वोल्ट है यानी कि नॉर्मल लाइन से ये जुड़ा हुआ है, और विद्युत शक्ति इसका 100 वाट है। क्या है, हीटर है तो सॉरी 1000 वाट है। तो मैं आपको बताया था फॉर्मूला P = भाई, मैं तो आपको रटा रटा के पढ़ा रहा था। P = भाई, F = माँ और पेट बताया था। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताया था, पावर = एनर्जी या फिर वर्क डन बाई टाइम भी आप लोग बोल सकते हैं ना, एनर्जी या वर्क डन लगभग सेम ही होता है। तो P = भाई पे जब बन जाएगा तो यहाँ से अगर जो है से I निकालना है तो क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। I = P/V हो जाएगा। पावर कितना है 1000, और 1000 को 220 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से बच जाएगा आपका 50/11 आ जाएगा। 50/11 आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 11 4 जा, ठीक है 11 4 जा। उसके बाद कितना बचा, 6 बचा, तो 6 0 60, 11 5 जा 55, फिर से 5 आ गया यानी कि 0, यानी से फिर से 4 आ जाएगा और फिर से 5 आता जाएगा, तो 4.545 इस तरह से आता जाएगा। करंट का असाइनमेंट एम्पियर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कितना इजी है, ओके देख सकते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं ना। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला P = भाई, पेट भी याद रख लीजिएगा, पावर = एनर्जी अपॉन टाइम, इसको देख लीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सबसे पूछा जा रहा है, ये समझ जी के बारे में बात किया जा रहा है। का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, किसी पहाड़ी की चोटी पर, पृथ्वी के अंदर गहराई में, या फिर पृथ्वी के ध्रुव पर। देखिए यहाँ पर ध्रुव यानी कि पोल्स के बारे में बात बोला जा रहा है, और यहाँ पे जो है आपको इक्वेटर बोला जा रहा है। तो पोल पे जैसा अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। पृथ्वी का ध्रुव यानी कि पोल जो होता है उस पर जो है मैक्सिमम होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, और उसका भूमध्य रेखा जो इक्वेटर होता है आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो वहाँ पे जो है से आपको न्यूनतम देखने को मिलेगा। और जब अर्थ के यहाँ पे सेंटर में चले जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे G 0 हो जाता है। तो इस तरह से कुछ कहानी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G है, आपको पता होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन आप लोग जो है इनवर्स लेते हैं ना, पृथ्वी के सेंटर की ओर आप लोग लेते हैं। आंसर इसका डी हो गया। पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल्स पर जो है से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान अधिकतम होता है। नॉर्मली इसका G का मान 9.8 आप लोग लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा ना कि अगर वायु का ताप जो है से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो उसका ध्वनि का वेग जो होता है ना, वो ध्वनि का वेग जो है से 0.61 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगता है। तो इसको याद रखिए 0.61%। रफली अगर क्वेश्चन दे दें तो 0.6 भी हो सकता है ना, देख लीजिएगा। तो 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यह बढ़ता है अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तब। इसके बारे में आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है, साबुन के 2 बुलबुलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है।
इनके दाब आदि के दाबों का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये जो साबुन का 2 ठो बबल्स है उनका रेडियस का जो रेशियो है वो जैसे 1:4 है, तो दाब आदि करने का मतलब इसका ना आपको एक्सेस प्रेशर का रेशियो पूछा है, तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको बनाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। थोड़ा सा चलते हैं आगे। जो एक्सेस प्रेशर है यानी कि जो दाब आदि के जो दाब है उसका जो रेशियो होता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4T/R। टी यहाँ पे ना सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले तो प्रेशर 1 अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 40/R1 होगा, जो कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे P2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 40/R2 हो जाएगा। अब यहाँ से रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो P1/P2 तो करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर P1/P2 इसको अगर करते हैं तो 40/R1, ये R2 पर जंप मारेगा, उतना तो पता होगा, R2 जंप मारेगा 40 आ जाएगा, 40 कट जाएगा, यानी R2/R1 जो है से आ जाएगा। तो अगेन फ्यूचर में अगर समय का बचत करना होगा तो अगर आपसे दाब आदि के डायरेक्ट पूछें और रेडियस दे दें तो सीधे उनको उलट के लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, उलट के सीधे लिख देना है। 1:4 है तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, क्योंकि रेडियस यहाँ पे देखिए उल्टा का पलटा हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि टी यहाँ पे ना टेम्परेचर नहीं है, टी यहाँ पे सेम क्यों रहा। टी यहाँ पे सेम इसीलिए रहा क्योंकि आप लोग देख सकते हैं साबुन के एक ही बुलबुला के बारे में बात किया जा रहा है, एक का रेडियस एक था, उसका 4 गुना दूसरा था, लेकिन लिक्विड तो एक ही है, दोनों साबुन का ही बुलबुला है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर लिक्विड के लिए आप लोग जो है तो उसका सरफेस टेंशन जो है से सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो एक बड़ा हो या छोटा हो सरफेस टेंशन सब पर सेम लगेगा, इसीलिए दोनों के केस में हम लोग टेंशन सेम रखे थे और इसीलिए टी यहाँ पे कट गया, तो इसे R2/R1 आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक आपका अपेक्षित है, जरूर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना है, वहीं पे पीडीएफ मिल जाता है, सारा लेक्चर जितना मिला हो सबका मिल जाएगा। और ऐसे ही क्लास आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।